दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के उस एग्ज़ाम का पेपर जिसके माध्यम से टीजीटी मतलब हाई स्कूल के टीचर सेलेक्ट हुए थे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो तो है ही, साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अब जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए सीधा हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि आप साहित्य सहचर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आदित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न किधर है? ये रहा आपका प्रश्न। ओके, तो देखिए प्रश्न यही है कि कुछ प्रश्न शुरुआत के हैं तो वो प्रश्न हमें देखना नहीं, सीधा हिंदी के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये गणित से शुरू होता है तो हिंदी के प्रश्न लगभग 40 पेज तक होगा। देखता हूँ, एक मिनट। 40 पेज पे है। पेज इज नॉट कॉन 32। ओके, मान के चलते हैं 15 पेज पे 50। ओके, चलिए 40 से शुरू है। हाँ, 41 से शुरू है। ये देखो, पहला प्रश्न क्या है? राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश से के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ? राजस्थानी भाषा के बारे में बातचीत हो रही है। ओके, और अपभ्रंश पूछा जा रहा है कि किस अपभ्रंश से ये राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका अब जो है उद्भव राजस्थानी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। चूंकि मान लीजिए ये राजस्थान है आपका, तो ये जो यूपी का एरिया है जो जिसे सुरसेन कहा जाता है उससे इम्पैक्टेड था। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति मानते हैं। अच्छा, कौन मानते हैं? तो ये राजस्थान के एक महत्वपूर्ण विद्वान है, एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी जो है मानते हैं कि राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजभाषा आयोग पहली बार कब बनी थी? बना था 1955 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1955 ईस्वी में। एक बात और, इसके जो अध्यक्ष है, क्योंकि राजभाषा आयोग पहली बार बन ही रही है तो इसके अध्यक्ष जो है बनेंगे बीजी खरे जी थे। पहली बार बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे जी बने थे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये पूछा जा रहा नहीं है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आता है? अब देखो, जो है पश्चिमी हिंदी में बहुत सारे भाषा आते हैं या बोली आते हैं कह सकते हैं। इसमें कौरवी है, हरियाणवी या बांगर जिसे कहते हैं वो है, दक्षिणी है, ब्रज है, बुंदेली है। ठीक है, उसके बाद कन्नौजी है। इतने सारे पश्चिमी भाषा में आते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, इतने सारे आते हैं। कहाँ? पश्चिमी हिंदी में। तो इसमें जो ऑप्शन है तो आपका ब्रजभाषा और कन्नौजी का ऑप्शन है, तो ये दोनों नहीं होंगे। बांगरू भी है, मैंने कहा था बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणवी या बांगरू। ठीक है, तो वो भी है, तो ये भी खत्म हो गया। तो इसमें आपसे नहीं पूछा जा रहा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन आता है? पूर्वी हिंदी में तीन, मुख्य रूप से तीन, अवधी, ठीक है, अवध के एरिया में जो बोला जाता है, बघेली, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन ही मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी में, और बाकी पश्चिमी हिंदी में इतने सारे आते हैं। अब देखिए, ओके, अब देखो 44 नंबर में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? ठीक है, तो खड़ी बोली मुख्य रूप से जो हरियाणा,
और दिल्ली के आसपास का एरिया है वहाँ बोली जाती है। तो ऐसा अब मानते हैं, लेकिन चूँकि अभी आप जानते हैं कि हिंदी का उद्भव में खड़ी बोली या जो हम बोलते हैं वो खड़ी बोली ही है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? तो मुख्य रूप से जो है दिल्ली के आसपास का एरिया। तो आप जब यूपी से या कहीं से गुजरते होंगे तो ये सहारनपुर, मुरादाबाद इस तरह का स्टेशन आता होगा दिल्ली के आसपास। तो ये दिल्ली के आसपास का एरिया है। बरेली दूर एरिया है तो ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बरेली। ठीक है, 44 के बाद 45 नंबर में देखते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मज़ेदार है। कैसा है? कह रहे मिलाना है बोली को उसके क्षेत्र के साथ। ठीक है, तो अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, झांसी, बिलासपुर, इलाहाबाद और मथुरा। तो देखो एक चीज़ आप सुने होंगे, बुंदेलों हर बेलों के मुँह से, हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेल, झांसी। बी का एक आप देख रहे हो कहीं है? बी का एक कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है ना, बी का एक कहीं नहीं दिया हुआ है। बस एक चीज़ आपको पता रहे तो आप आंसर लगा के आ जाएंगे। हालांकि हम सारे को डिस्कस करेंगे। अवधि जो है इलाहाबाद, मैंने कहा अवध वाले एरिया में, लखनऊ, इलाहाबाद जो एरिया है, अयोध्या, वहाँ अवधि बोलते हैं लोग। उसके बाद ब्रजभाषा जो है आप जानते हैं कृष्ण जी जहाँ थे, मथुरा का एरिया। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ी है वो बिलासपुर में है। आप ये बताइए छत्तीसगढ़ी किस पूर्वी में आता है कि पश्चिमी में आता है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में। ठीक, तो आपको इसका आंसर मिल गया ई। अब देखो ये मैंने इसको डिटेल में 343 से 351 तक डिटेल में इस चैनल में बताया हुआ है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है और 8वीं अनुसूची भी बता दिया है, उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। ये दोनों एक तरह से संविधान में है तो इसको एक साथ बताया है। चलो, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विकास की बातचीत हो रही है। ठीक, तो 343 में जो है कहा जा रहा है कि जो है हिंदी जो है भारत की राजभाषा और उसकी लिपि देवनागरी होगी। साथ ही अंकों का जो प्रयोग होगा वो रोमन प्रयोग करेंगे। ठीक है, अंक जो है अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी स्टाइल में जो लिखा जाता है उस अंक का प्रयोग होगा, रोमन का। ठीक है, पहले ये 343 में बात करते हैं और अंतिम वाले में 351 वाले में हिंदी के विकास प्रचार की बातचीत होती है। ठीक है, विकास और प्रचार की बातचीत होती है, तो हमें विकास की बातचीत की जा रही है। 351 आंसर हो जाएगा 46 का। ओके, 47 में चलते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? ये हिंदी भाषा की बातचीत हो रही है। ठीक है, ऐसे तो गारसा दत्तासी हम मान लेते हैं। गारसा दत्तासी किस चीज में लिख रहे थे? फ्रेंच में। बुक का नाम बता दीजिए और कब लिख रहे थे? ये 1839 में लिख रहे थे गारसा दत्तासी। एक बार 1839 है, ये 57 मत समझिएगा, पेन जो है थोड़ा स्लो काम करता है। गारसा दत्तासी जो है 1839 में लिखते हैं। ओके, एक तो बात हो गई, ये पहली बार शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है हिंदी में। तो हिंदी में जो है ना, ऑप्शन में देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन दे रखा है, शिव सिंह सेंगर देकर रखा है और रामचंद्र शुक्ल दे रखा है। बाकी इस ऑप्शन के बारे में आप जानते ही क्या है। जॉर्ज ग्रियर्सन कब लिखते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन जो है 1888 ईस्वी में लिखना शुरू करते हैं और शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में लिखते हैं। ठीक है, 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर और 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। ओके, तो इसमें देखो पहले कौन है? 1883 है पहले, और इनके बुक का क्या नाम था? शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज जिसके इनके बुक का नाम था। ओके, और जॉर्ज ग्रियर्सन के बुक का नाम बताइए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल के किताब के बारे में आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। ठीक है, जो कि शब्द सागर की भूमिका होती है, उसमें क्या होता है? हिंदी साहित्य के विकास नाम से है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बता दिए हम, ऑप्शन बी। ये देखो रामचंद्र शुक्ल जी अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में ही ये चीज़ के बारे में लिखते हैं कि चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब किसी भी साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है
उसकी भूमिका में लिख, हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका में लिखते हैं। ओके, इसमें आप देख लेंगे, यदि आपके पास हो तो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जो महत्वपूर्ण किताब है उनके बारे में जिक्र है, जिन जिन बुक का हेल्प उन्होंने लिया है उसका जिक्र है। उसके बाद उनको कितने केदार पाठक का भी जिक्र है, जो कि काफ़ी उनको जो मॉडर्न आप देखते हैं आधुनिक खंड, उसमें काफ़ी हेल्प किए थे केदार पाठक। बाकी चीज़ आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका रामचंद्र शुक्ल जी। मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी नवरत्न में कौन से कवि का स्थान नहीं मिला? तो देखो, तुलसी और सुर को उन्होंने स्थान दिया था, लेकिन जयसी को स्थान नहीं दिया था। अच्छा ये बताओ, हिंदी नवरत्न कब आया था? क्या 1909 में आया था? आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो अब देखो, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कि मुझे उतने पसंद नहीं है, उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित करते हैं? ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल, एक होता है पूर्व मध्यकाल और एक होता है उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी रीतकाल कहते हैं, ये बात आप जानते हैं। लेकिन ये उत्तर मध्यकाल मतलब रीतकाल की बातचीत हो रही है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतकाल को कौन से काल कहते हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। ठीक है, तो ये श्रृंगार काल। कलाकाल कौन कहते हैं? रमाशंकर शुक्ल, रसाल जी। ठीक है, रीतकाल तो बता दिए, शुक्ल जी ही कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? श्रृंगार काल। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है ना, ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पत्रिका का पितामह किसे माना जाता है? भारतीय पत्रिका का पितामह किसे माना जाता है? तो इसको जो है जेम्स हिक्की को माना जाता है। लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण काम और बहुत फेमस गणेश शंकर विद्यार्थी जी रहे हैं। इनका एक पत्रिका निकलता था कानपुर से एक पत्रिका निकलती थी। वो कौन थी? पत्रिका का नाम था प्रताप। ओके, और मदन मोहन मालवीय जी का भी एक पत्रिका नाम है उनका अभ्युदय। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि अभ्युदय पत्रिका किससे संबंधित है? तो मदन मोहन मालवीय जी से। और प्रताप किससे संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी से। ओके, थोड़ी सी पानी पी लो। उसके बाद ये है तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ये छायावाद के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, अभिव्यंजना पर ही जोर दिए ये लोग। छायावाद, अच्छा छायावाद का टाइम पीरियड क्या है ये बता दो? 1918 से 1936। ठीक है, उसके बाद प्रगतिवाद 1936 से 43 की तरफ चलता है। फिर उसके बाद प्रयोगवाद 43 के आगे आप देख लीजिए। ठीक, ये प्रयोगवादी 1943, 36 से 43 प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में आप जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण कवि हुए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और तीसरा कौन हुए बता दीजिए तो? त्रिलोचन जी, त्रिलोचन। ठीक है, थोड़ा दिमाग को जोर देना जरूरी है। त्रिलोचन, नागार्जुन और अग्रवाल जी, केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, और अज्ञे के प्रणेता कौन थे? सॉरी, प्रयोगवाद के प्रणेता अज्ञे जी थे। ठीक है, इनका सबसे बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, वाकई सबसे बड़ा नाम है। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है, इनमें से कौन किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। ओके, इनकी कौन कौन रचना है या सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है ये बता दीजिए तो? बताइए। पौमचर्य। ठीक है, पुष्पदंत जो है, जिसे पुष्य भी कहा जाता है, इनके एक प्रसिद्ध रचना है नय कुमारचर्य। नय कुमारचर्य। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी ही एक और रचना है जसहरचर्य।
दो इनकी हो गई, इनकी हो गई। हेमचंद्र की एक रचना है शब्दानुशासन, प्राकृत में लिखे हैं, प्राकृत का व्याकरण भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, शब्दानुशासन को हेमचंद जी लिखते हैं। ओके, अब देखो ये प्रश्न जो है मतलब लगभग हर एक एग्जाम में आता ही आता है। इसको आप जो है या तो ऐसे आ जाएगा, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है, शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है, अद्वैत के प्रवर्तक कौन है और द्वैताद्वैत के प्रवर्तक कौन है, इस तरह से आ सकता है, या मैच करने के लिए आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, या इनका नाम दे देगा और ये किन चीज़ के प्रवर्तक हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अद्वैत जो है सबसे पहले यही फिलॉसफी आती है, ठीक, तो इसके प्रवर्तक जो है शंकराचार्य। सी का एक कहीं है, सी का एक कहीं है, आपको दिख रहा है सी का एक कहीं, सी का एक कहीं दिख रहा है, नहीं ना, सी का एक नहीं है, तो आंसर तो हमारा ई हो जाएगा। ओके, सी का एक कहीं नहीं है तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ के बारे में एक तो समझ गए, शंकराचार्य अद्वैत के हैं, रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत के हैं, ठीक है, विशिष्टाद्वैत। उसके बाद जो है ये हो गए रामानुजाचार्य। निमकाचार्य किसके हैं बताइए, ये द्वैताद्वैत के हैं, द्वैत अद्वैत, ठीक है, ये हो गए, डी इसका हो गया। वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत के, ठीक, द्वैताद्वैत के निमकाचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, तो इसको याद कर लेंगे आप। उसके बाद हम चलते हैं 55 की तरफ। प्रगतिवाद, केवल प्रगतिवाद का अभी मैंने समय बताया 1936 से 1943 बताया ना, इसको आप याद रखेंगे, 3 महत्वपूर्ण कवि के बारे में भी याद रखेंगे। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? तो ये हम आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुके हैं कि गणपति चंद्र गुप्त जी ऐसा बोलते हैं, बहुत लॉजिकल लगते हैं हमको ये, गणपति चंद्र गुप्त। ये देखो बिहार का एग्जाम दे रहे हैं और ये प्रश्न आ जाए तो बहुत ही स्वाभाविक है, ठीक है। प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार सम्मिलित नहीं है, या कौन से रचनाकार इनमें सम्मिलित नहीं है? तो ये इनको जो है प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहते थे, नकेनवाद। लेकिन ऑप्शन बनाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया है, 9 के करके दे दिया है। तो एक तो चीज़ है कि केसरी जी होंगे, मतलब इनमें शामिल हैं, ये बात तो है पक्का। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा और नंद किशोर आचार्य, इन दोनों में कौन नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक बात ये जो नंद किशोर आचार्य जी है ना, ये राजस्थान के, तो ये तो चलेगा राजस्थान, आंसर तो होगा ये बी, ठीक है। और दूसरी बात, नकेन में है कौन कौन, तो हमारे नकेन में एक नलिन विलोचन शर्मा तो हो ही गए, और एक केसरी कुमार, एक नरेश जी हैं, नरेश जी, जो एक पत्रिका निकालते थे जिनका नाम प्रकाश था। उस पत्रिका क्या नाम था? प्रकाश। कौन निकालते थे? नरेश। तो नकेन में कौन कौन हो गए? एक नलिन विलोचन शर्मा, एक केसरी कुमार और एक नरेश। ओके, शमशेर किस चीज के कवि हैं? मूड्स के कवि हैं। हमारा भी मूड बदल रहा है, कलर बदलने का, तो कलर बदल लेते हैं। चलो लड़कियों का फेवरेट कलर लेते हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, देख लिए ना, पिंक कलर। किस विजन के, किसी विजन के नहीं, ये किसका है? ये मल्यज, ठीक है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, किसका स्टेटमेंट है? मल्यज का। तो इसमें आते हैं, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद के दर्शन से भी प्रभावित हुए? बहुत मजेदार कवि हैं, इनका जो है सारे लोग पढ़े होंगे, भारत माता, ग्राम वासनी, खेतों में मैला सा आंचल, इस तरह का जो है आप पढ़े होंगे। ये कविता ग्राम्या में है, ठीक है। तो ये 1940 की रचना है, आप
इसको याद रख सकते हैं। तो भारत माता ग्रामवासिनी, तो ये जो है ये कविता किसने लिखा, तो ये इसको लिखने वाले हैं पंत जी, ठीक है। और पंत जी आप जानते हैं कि छायावादी कवि हैं, ये भी बात आप जानते हैं। और ये रचना जो है प्रगतिवादियों के वृक्ष फिट बैठता है, तो ये हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी। और कमाल की बात तो ये है कि जो है प्रगतिवाद की शुरुआत इन्हीं के रचना से माना जाता है, जो युगांत इनका आता है ना, युगांत, ये रचना जब आती है उसके बाद जो है हम मान लेते हैं कि प्रगतिवाद अब खत्म हो चुका, नहीं ये छायावाद अब खत्म हो चुका, अब इसे प्रगतिवाद की तरफ 1936 में, इसीलिए 36 से आप शुरू मानते हैं प्रगतिवाद का, और ये प्रगतिवाद प्रयोगवाद के आने से पहले तक 43 तक चलती है। ओके, भूल कहत नव रस सु कवि सकल मूल सिंगार, तो ये जो है यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है, तो ये विचार जो है ना चिंतामणि, कुलपति मिश्र और प्रताप शाही का नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो फिर है किसका, ये विचार आप देखेंगे देव जी का है, भवानी विलास में ये चीज लिखते हैं देव जी। भूल कहत नवरस सु कवि सकल मूल श्रृंगार, तो श्रृंगार रस को जो है थोड़ा बढ़ावा देने के लिए ये लिख रहे हैं। अलंकारवादी आचार्य कौन हैं, ठीक है, अलंकारवादी आचार्य कौन है, आप देखें चिंतामणि त्रिपाठी है कि सोमनाथ है या केशवदास है, तो आप देखेंगे ये कौन है, कितने नंबर का है हमारा 60 नंबर का ना। तो देखो हम लोग 60 पहुंच के 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब देखेंगे कि अभी हमारे पास अब हमें पहुंचना है 120 तक, तो आप बने रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपको काफ़ी अधिक फायदा होने वाला है, अब चूँकि आप देख रहे हैं कि कितना डिटेल में अदर इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है इस प्रश्न के साथ साथ। इन आचार्यों में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं, ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ और केशवदास। केशवदास एक रचना लिखते हैं कविप्रिया, कविप्रिया लिखते हैं, ठीक है, और जो कि अलंकार से संबंधित है, आराम से इसको टिक करके आप आ जाएंगे। ओके, अब पहुंचते हैं 61 की तरफ। देखो ये जो है सामान्य क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट इतना बराबर लग रहा है कि बाप रे बाप कितना भारी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे पश्चात समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला, वाकई बदल गया। अब कृति की मूल प्रवृत्ति एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। संस्कृत साहित्य पद्धति पर आधारित आलोचना केवल शास्त्रीय पक्षों के महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो पाता। ये भी स्टेटमेंट सही है कि यदि आप संस्कृत आलोचना पे चलेंगे ना तो शास्त्रीय पक्ष को देखेंगे, शास्त्रीयता पक्ष में आप सिर्फ जो है आप देखेंगे कि दोहा पे अपने पैरामीटर पे लिखा गया कि नहीं, या कोई छंद अपने पैरामीटर पे लिखा गया कि नहीं, तो इस खाली बात करेंगे इस चीज़ की। लेकिन उसके गुण दोष जो है ये उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाँ वो कवि के माइंड्स में क्या चल रहे हैं, तो इन सारी बातों पे आप उतनी बातचीत नहीं करते हैं संस्कृत आलोचना में, तो वो कहते हैं उद्घाटन नहीं करते, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, ठीक है। तो 3 नाम आप याद रखेंगे, एक जैनन का नाम याद रखेंगे, इलास चंद्र जोशी का नाम याद रखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ एक अज्ञे का भी नाम याद रखेंगे, ठीक। ये 3 नाम जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में आते हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन यशपाल जो है ये नहीं आते हैं, इनको प्रेमचंद के सरणी का माना जाता है यशपाल को, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये यशपाल जी, क्योंकि नहीं है, लेकिन आपको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में 3 का नाम याद रखना है। अज्ञे की शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक का उपन्यासकार है, मतलब उपन्यास है। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा की समस्या है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है, ठीक है। तो विधवा समस्या जो है गबन में आप देखेंगे मिडिल क्लास जो है किस तरह संघर्ष कर रहा होता है, उसकी समस्या है, जहाँ एक ऑफिस में जो है थोड़ी बहुत चोरी करता है या उस पर आरोप लग जाता है और वो विभिन्न जगह चले जाते हैं, ठीक है। ये मिटा देता हूँ। तो देखो गबन, गोदान और रंगभूमि। तो गोदान तो आप लोग जानते ही कि भाई किसान जीवन से संबंधित है, ठीक है।
और रंगभूमि में भी किसान जीवन है, लेकिन इसमें पूंजीपति कैसे इम्पैक्ट करता है किसानों को, उसके बारे में दिखाया गया है। इसका मुख्य कैरेक्टर कौन है? सूरदास। ठीक है, इस बार हम लोग जब प्रेमचंद के घर गए थे तो वहाँ हम लोगों ने रंगभूमि उपन्यास से संबंधित एक नाटक भी किया था। और दूसरी बात यह है कि गोदान के मुख्य कैरेक्टर कौन है? गोदान के होरी। ठीक है, और सबसे मजेदार कैरेक्टर धनिया का है। इतनी फ्रैंक औरत मतलब किसी उपन्यास में आता नहीं, किसी से भी झगड़ सकती है अपने हक के लिए। ठीक है, सूरदास के साथ साथ एक कैरेक्टर यहाँ भी एक बहुत लेडी कैरेक्टर में सोफिया है। ठीक है, ये है। अब देखो, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो ये ध्रुवसामनी इनका तो मुझे लगता है सबसे छोटा नाटक है, एक गुट को छोड़ के वो एकांकी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने मतलब जो हमने पढ़ा है, स्कंदगुप्त भी पढ़ा है, चंद्रगुप्त भी पढ़ा है, ध्रुवसामनी पढ़ा, तो ये सबसे छोटा नाटक मुझे लगा और इसे किया भी जाता है। और इसी में जो है आप देखेंगे किस तरह से तलाक और पुनर्विवाह की बातचीत हो रही होती है। तो ये नाटक जो है वो ध्रुवसामनी का है। ओके, उसके बाद हम आते हैं आधुनिक काल। ये भी जो है ये स्टेटमेंट आपको रामचंद्र शुक्ल अपनी भूमिका में लिखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य की भूमिका में। कालिदास के शकुंतला नाटक का खरी बोली में अनुवाद किसने किया? बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह ने ये किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये देखिए, ये राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद दो लोग थे। ठीक है, जिनको भाषा को लेकर के राजा सितारे लिख देता हूँ। तो ये जो है उर्दू के पक्षधर थे, ये उर्दू के पक्षधर थे। ठीक है, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो संस्कृत के पक्षधर थे कि हम हिंदी लिखेंगे तो उसमें संस्कृत का तो होना चाहिए ना कि उर्दू का। जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहते थे नहीं, जो है इसमें उर्दू भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो ये देखो, टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण आप जो है मोहन राकेश मुख्य रूप से 3 नाटक लिखे हैं, ये भी लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा जो है लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, क्या क्लासिक नाटक है। साथ ही साथ जो है एक और नाटक है आधे अधूरे। आधे अधूरे। मैं देख रहा हूँ बीपीएससी का जो है ध्यान मोहन राकेश की तरफ है, तो आप इन नाटकों को भी ध्यान में रखेंगे। तो लहरों का राजहंस बौद्ध धर्म से इम्पैक्टेड है। आषाढ़ के एक दिन में एक कैरेक्टर है कालिदास। ठीक है, जिसमें साहित्यकारों का क्या द्वंद्व हो सकता है आषाढ़ के एक दिन में आप देखेंगे। बाकी प्रेम प्रसंग भी है, मल्लिका कालिदास विलोम के बीच लव ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये एक बातचीत है। कौन कौन? मल्लिका तो है लेडी कैरेक्टर, इधर कालिदास, इधर विलोम, 3 है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन की बातचीत ये होगी और साथ में साहित्यकारों की समस्या या द्वंद्व क्या हो सकता है उसके बारे में बातचीत है। और आधे अधूरे में जो है सावित्री नाम का कैरेक्टर है, जो स्त्री कैरेक्टर है। जगमोहन और बाकी लोग हैं, लेकिन सावित्री जो है स्त्री कैरेक्टर है और उसमें इनकी जो है लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो वो सब जो है गिन्नी पिन्नी करके नाम है। तो अब देखेंगे हाँ किस तरह से परिवार जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बिखर गया है, उसके बारे में आधे अधूरे में बातचीत है। तो आंसर होना चाहिए आधे अधूरे, लेकिन इसमें जो है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन में तो आपका जो है वो है सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो ये कौमुदी महोत्सव में हम जो है देखते हैं सम्राट चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड का जिक्र है। इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं है? ठीक है, प्रगतिवादी परंपरा के कहानीकार नहीं है, तो हमने अभी इलाचंद जोशी के बारे में बातचीत किया। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर ये हो जाएंगे। बाकी यशपाल और रांगे राघव प्रगतिवादी हैं। ठीक है, आप इनका एक उपन्यास याद रखें, इलाचंद जोशी का सन्यासी। ठीक है, जब से पिंक कलर लिया हूँ तब से पेन भी रुक नहीं रहा। ओके,
यशपाल जी का है झूठा सच, 2 वॉल्यूम में है और 2 वॉल्यूम आपको रुला के छोड़ देगा। नेट के सिलेबस में लगा हुआ था, उस वजह से हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, और मतलब लगभग 1600 पेज का है। 1600 पेज को पढ़ने में आपको समझिए कि 1 हफ्ता में मान लीजिए पढ़ लेंगे, लेकिन इतना मज़ेदार है ना कि आपका नज़र ही नहीं उठेगा। कई बार रोएँगे, मतलब इतनी तकलीफ़ होगी जो विभाजन पे लिखा है इन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप उस उपन्यास को पढ़ेंगे लेकिन ख़त्म करेंगे। रांगेय राघव जो है मुर्दों का टीला लिखते हैं, मुर्दों का टीला, ठीक है। मुर्दों का टीला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है, मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल। काफ़ी प्यारी है ये। उषा प्रियंवदा अमेरिका में रहते हुए इन्होंने जो है काफ़ी हिंदी की सेवा की है। तो ये जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा का है। किसका है? उषा प्रियंवदा। इनकी एक कहानी है वापसी। यह क्या मार्मिक कहानी है, बीएचयू के सिलेबस में लगा हुआ था, हम यूजी में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी, और जो है उनका एक संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल। आंसर होना चाहिए ये। बाकी मन्नू भंडारी, कृष्णा, शोभती और शिवानी, अभी भी शिवानी 100 साल की हुई है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया, ठीक है। अंग्रेजी का निबंध एडिसन और स्टील का निबंध हम लोगों ने यूजी में पढ़ा, चुके हम लोग का कम्बिनेशन में इंग्लिश था, तो एडिसन और स्टील दोनों का हम लोगों ने निबंध पढ़े। काफ़ी मज़ेदार निबंध, और वही कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहो और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहो, ठीक है। ये अगला प्रश्न बन सकता है आपको कि किसे हिंदी में एडिशन कहा गया और किसे स्टील कहा गया, और कौन कहने वाले हैं? तो ये शुक्ल जी। जब आप निबंध वाले सेक्शन पढ़ेंगे इनके इतिहास में तो ये चीज़ खुल के आएगा। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनलिज्म, इलियट का है, ठीक। ये मुख्य रूप से आलोचना से संबंधित सिद्धांत है, और ये निर्व्यक्तिकतावाद पे एक जो है इम्पैक्टेड हमारे हिंदी साहित्य में अज्ञे जी हैं। अज्ञे की एक जो है कविता है, कौन सी कविता? असाध्य वीणा। ये कविता जो है उस पर निर्व्यक्तिकतावाद का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बिल्कुल वही इम्पैक्ट ही है। साहित्य का उद्देश्य विरेचन है, तो विरेचन सिद्धांत जो है वेस्टर्न काव्य शास्त्र में आप देखेंगे कि अरस्तु द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये कहते हैं जो कविता होती है, रचना होता है, उससे हमारा मन हल्का होता है। मुख्य रूप से नाटक पे को फोकस रहता है इनका, ठीक है। तो यदि कोई नाटक देखता है तो मन हल्का होता है, जिस तरह से दवाई काम करता है उसी तरह से नाटक या कोई रचना काम कर सकती है। तो ये बातचीत है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमति, ये क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ गलत टैब है, ठीक है। ये अनुमतिवाद नहीं है, अनुमितिवाद है। इस वजह से बीपीएससी को डिलीट करना पड़ा। तो इसके जो है व्याख्या करने वाले कौन आचार्य हैं बताइए? क्या भट्टलोलट हैं, क्या अभिनव गुप्त हैं, या भट्टनायक? इनमें से कोई नहीं, ये, क्योंकि ये अनुमतिवाद जो है वो शंकु का है। ओके, तो फिर भट्टलोलट का क्या है? भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है, उत्पत्तिवाद सिद्धांत। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है अव्यक्तिवाद, इसको याद रख सकते हैं, अभिव्यक्ति और अभी, तो इसे ये भी याद रख सकते हैं। भट्टनायक का व्यक्तिवाद है, ठीक है। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण को अभेद बताया? तो रीति की बातचीत हो रही है, हाँ, तो क्या कुंतक आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि वक्रोक्ति सिद्धांत है, क्षेमेंद्र भी, राजशेखर भी, ये सब जो है रीति वाले तो नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो ई हो जाएगा। और ये कौन है? हाँ, तो रीति सिद्धांत से संबंधित कौन है बताइए? हाँ, बामन जी। ओके,
डॉक्टर नामर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकेडमी मिला? तो साहित्य अकेडमी का जो लिस्ट है हिंदी साहित्य वाला, आप जरूर एक बार देख लेंगे। अभी हो सकता है कि इस चैनल पे भी नेक्स्ट वीडियो हम साहित्य अकेडमी से संबंधित डालें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि जो है वो यदि वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। तो नामर सिंह को किस आलोचना कृति पर साहित्य अकेडमी मिला? ठीक है, ये जब BHU में पढ़ते थे, MA में ना, MA के दौरान जब ये नामर सिंह BHU में थे, उसी समय छायावाद किताब लिख दिए थे वो डिसर्टेशन में। ठीक है, और कमाल की बातचीत है, जो हम लोग MA में थे तो छायावाद सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, इनकी पुस्तक रेफरेंस के फॉर्म में हम लोग को पढ़ना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना टैलेंटेड था। ये MA में रहते हुए जो किताब लिखा इन्होंने, MA के बच्चे पढ़ते हैं। तो इनको जो है किस चीज़ पे मिला? तो कविता के नए प्रतिमान पर मिला साहित्य अकेडमी। और कब मिला? 1971 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। अब देखो 77 नंबर में, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। भरत मुनि, आनंदवर्धन, कुंतक और वामन। ठीक है, इधर प्रवर्तक हैं, इधर संप्रदाय हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वामन जो है अदिति संप्रदाय से संबंधित है, तो D का 3 है। ओह, ये पहली बार मज़ेदार लगा मुझे, D का 3 मिला। ठीक है, ये 2 है, इसका मतलब A और B पॉसिबल हो सकता है कि दोनों में से कोई आंसर हो। ओके, और देखो कुंतक जो है ना वक्रोक्ति सिद्धांत के, कुंतक किसके हैं? वक्रोक्ति सिद्धांत के। C का 2 हो जाएगा, C का 2 इसमें है, तो पॉसिबल है। अब B आंसर होगा, लेकिन BPSC ने जो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है और एक से अधिक दे रखा है, एक से अधिक तो होगा नहीं, उपयुक्त में से कोई की संभावना कई बार रहती, तो हम सारे ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको। और आनंदवर्धन जो है ना, आनंदवर्धन आपका जो है ध्वनि संप्रदाय के हैं। और एक बच गए भरत मुनि, जो सब जानते हैं, भरत मुनि रस संप्रदाय के हैं। ठीक है, A का 4, B का 1। ठीक है, तो कोई भी एक मिला लीजिए आप, लेकिन ये सारा याद रखें। ध्वनि संप्रदाय के कौन है? आनंदवर्धन। वक्रोक्ति के हैं? कुंतक। वामन का है जो है रीति संप्रदाय का, और रस संप्रदाय के आप जान रहे हैं भरत मुनि है। तो इसको याद रखेंगे आप, इसका बिल्कुल नोट्स बना के रख लीजिएगा। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ तो या तो आप वीडियो को स्लो कर लें, मैं बोलता ऐसा ही हूँ इतना तेज। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत को सुख ली जब मजा लेने पे उतरते हैं ना, तो बिलायती शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, बिलायती संस्करण। ठीक है, तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अभी आपने देखा था कुंतक है। तो कह रहे हैं कि कुंतक का जो कंसेप्ट था ना वक्रोक्ति का, वो क्रोचे ने उठा लिया। ठीक है, इसीलिए उसको जो है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को बिलायती संस्करण कौन कहते हैं? शुक्ल जी। शुक्ल जी जैसे ही बोले शुक्ल जी और उसके आगे नाम न लगा रहे हैं, तो आप समझ जाइए हम सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का। आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में आप देख रहे नहीं है। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किसकी है? ये मैत्री पुष्पा की कृति है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक, ये बहुत मजेदार किताब है। ठीक है, ये पढ़ने लायक किताब है। ये ओम प्रकाश भारती जी। रविंद्र भारत प्रभात नहीं है, डॉक्टर NK सिंह भी नहीं है, ये हो जाएगा। आदिवासियों का संसार, आदिवासी साहित्य पे जो रिसर्च करते हैं उनके पास ये किताब होती है। ठीक है, ये किताब जो है कौन लिखी है? बहुत मज़ेदार नाम है। हाँ, आशा सुषमा किस्कू। ठीक है, आदिवासियों का संसार, तो ऑप्शन हो जाएगा E। रमणिका गुप्ता के बारे में आप अलग से पढ़ लीजिएगा। इनका एक उपन्यास हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ था, जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में अपहूत्री। मतलब ये उपन्यास पढ़ेंगे तो मतलब क्या नहीं छुपाना चाहिए, क्या छुपा लेना चाहिए, ये आप भूल जाएंगे। सब कुछ बता सकते हैं आप दुनिया को। ठीक है, अंदर से अंदर की बात, प्राइवेसी, कोई भी, ये मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ी है। जो बातचीत थी आराम से इन्होंने अपने अपउद्री में लिख डाला है। आदिवासियों पर इनका बहुत अच्छा काम है। ये झारखंड में वर्क के माइंस
में जो काम कर रहे लोग थे उनके साथ ये काम करती थी, एक तरह से कहा जाए तो। संदेश यहाँ का मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये जो है कौन लिखते हैं? मैथिली शरण गुप्त। ये लिखते हैं। तो ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना, ये आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर, यदि बीपीएससी टीचर के लिए एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये रामधारी सिंह दिनकर चूँकि जानते हैं कि बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में जन्मे, तो ऑब्वियस सी बात है बिहार के राइटर हैं, तो इनका पूछा जाना बिल्कुल लाजमी है। और पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ किस पे मिला है, तो इनको, ये ऐसे राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी दोनों मिल गया है। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी आप जानते हैं किस पे मिला? संस्कृति के 4। ये भी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय, लगभग 350 से 400 पेज की किताब है या उससे भी अधिक मोटी है। उसमें आप देखेंगे ना कि जो है भारतीय संस्कृति का विकास किस तरह से हुआ, आर्यों से लेकर के मुसलमानों के आक्रमण से लेकर के आज़ादी तक की बातचीत इसमें है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में। लेकिन इसको ज्ञान पुरस्कार किस चीज़ पे मिलता है? तो उर्वशी पे। ये भी मजेदार किताब है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, इस तरह की बातचीत इसमें है। संस्कृति के 4 अध्याय पे क्या मिला है? साहित्य अकेडमी। और उर्वशी पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, अब आते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इनके चंद लिखते हैं ना, चंद्रवरदायी। ठीक है, परमाल रासो कौन लिखते हैं? जगनीक। ठीक है, बिसल देव रासो नरपति नल्ला। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, जगनीक, चंद्रवरदायी और नरपति नल्ला। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियों का प्रयोग किसने किया? तो उलटवासियों, कबीर पर सूफियों और सिद्धों और नाथों का काफ़ी प्रभाव था, सिद्धों और नाथों का। तो सिद्धों ने भी उलटवासियों का प्रयोग किया, तो सिद्ध साहित्य हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? ऐसा कहने वाले गांधी जी थे। राष्ट्रपिता कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बता दीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। और देखो इसमें, देखो अकाल और उसके बाद जो है बिहार के कवि हैं। इसमें बताइए बिहार के कौन कवि हैं? बता दीजिए। तो नागार्जुन हैं, अज्ञे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र है, मुक्तिबोध है। ठीक है, ये जो है बिहार से हैं, तो ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। कलगी बाजरे की जो, ये जो है इतना मज़ेदार है ना, कहते हैं मैं अपनी प्रेमिका को कलगी बाजरे की बोलूँ। ठीक है, तो इस तरह की बातचीत है। आप कलगी बाजरे के कलगी देखे हैं कि कितना नाजुक कली होती है। तो अज्ञे जी ऐसा अपने प्रेमी, क्योंकि इनका मानना था कि जो उपमान और वो हैं सब मैले हो गए हैं, इसलिए नए उपमान करते हैं, इसलिए अपने प्रेमिका को कलगी बाजरे कहते हैं। भवानी प्रसाद जो हैं वो एमपी के हैं। हाँ, गीत प्रोसर लिखते हैं। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, 10 रुपया दो, लिखवा लो, इस तरह की बातचीत है इसमें। हाँ, तो 2 का सी हो जाएगा। और ब्रह्म राक्षस बहुत महत्वपूर्ण कविता है मुक्तिबोध की, तो ये डी। डी भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ गए? CBA, DCBA या फिर ऐसे जैसे भी करना है। एक का डी देख लीजिए कहीं है, एक का डी कहीं दिख रहा है? डी एक यहाँ है। सी का 2, हाँ सी का 2, बी का 3, ए का 4। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो नॉन रोटी बेलता है ना खाता है। नेट में एक बार पूछ लिया था कि इस कविता में कितने आदमी हैं, तो 3 आदमी हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि क्या करता है? रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो आदमी कौन है, इस पर मेरी संसद मौन है। ठीक है, इतना ही बड़ी कविता है। तो ये जो है, ये किसका है? ये है धूमिल की कविता है। लेकिन कौन सी कविता है? तो इसका शीर्षक है रोटी और संसद। रोटी और संसद। ठीक है, तो इसमें एक भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी नक्सल वाली, मोचीराम, अकाल दर्शन, ये सब
काफ़ी मज़ेदार कविता है इनकी। मोचीराम तो मतलब जब हम लोग यूजी में थे तो हमारे सिलेबस में था, ये उस समय पूरा याद हो गया। मेरे सामने जो है मेरे सामने जो इस तरह की कविता है कि न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे सामने हर आदमी एक जोड़ी जूता है, इस तरह का पंक्ति है इस कविता में। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी कौन नहीं है? एक और जिंदगी, राजा निर्वंशिया और मांस का दरिया, ये दोनों जो है, एक मिनट, ये दोनों किसका है? कमलेश्वर का है? ये नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या, जब हम लोग यूजी में थे और फर्स्ट सेमेस्टर में ही थे, उसमें चंद्रगुप्त नाटक लगा दिया गया था। इतना क्लिष्ट नाटक मैंने पढ़ा नहीं था और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जब नेट के सिलेबस के लिए पढ़ा, नेट के लिए पढ़ा तो आराम से हो गया। तो इसमें 44 दृश्य हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा कितना अंक है। ठीक, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक का चरित्र कैसा है? ठीक है, तो वास्तव में शेखर एक जीवनी में ना काम, हम और भय, ये तीनों का विलन है। ऑप्शन है नहीं, ई हो जाएगा। महामाया, आजादी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास का पात्र है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा। अभी जो यूपी हायर के लिए लगा हुआ है पुनर्नवा, इतना मजेदार उपन्यास भी हो सकता है, मैंने कल्पना नहीं किया था। ये तो ऑप्शन नहीं है हालांकि। ये बाणभट्ट की आत्मकथा तो है, नेट के सिलेबस में है, इसलिए हम लोग पढ़े भी हैं और देखा हूँ कि निपुणिका का, सॉरी, महामाया का कैरेक्टर क्या है। इसमें एक निपुणिका भी कैरेक्टर है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा। गैंग्रीन कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन नहीं है। निर्मल वर्मा की कहानी आप याद रख सकते हैं, परिंदे, जिसे नामवर सिंह कहते हैं। ये नई कहानी की शुरुआत परिंदे कहानी से होता है। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, तो ये इनका एक कहानी है ताई। हाँ, और सुदर्शन की कहानी है, मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो आंसर है वो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य रूप से 3 ही कहानी लिखे, 1, 2, 3, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी और सबसे मजेदार कहानी है, उसने कहा था। आप पढ़ेंगे ना, यदि आप प्रेम किए होंगे तो इस कहानी से निकल नहीं सकते। ठीक है, तो उन प्रेमियों को समर्पित ये कहानी है। 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के जस्ट बाद जो है ये कहानी लिखा गया, और प्रथम विश्व युद्ध के ही मतलब घटनाओं को संबंध बना करके ये कहानी लिखी गई है। तो ये कहानी किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाले राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? ये वैद्य जी है ना, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है राग दरबारी। ये भी नेट के सिलेबस में है, जो भी नेट की तैयारी करते हैं, प्रोफेसरशिप की तैयारी करते हैं, वो ये किताब पढ़ते हैं। उसमें एक कैरेक्टर है वैद्य जी। ठीक है, तो इसको लिखने वाले कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी। खुद यूपी में ऑफिसर थे, तो सिस्टम की पोल खोल कर रखती हैं श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, राग दरबारी में। ठीक है, सोनी घाटी का सूरज भी इनका है। बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं। राग दरबारी कौन लिखे हैं? श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन में है नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास? देखिए आप, ये तो हमको लगता है जो नहीं भी जानता होगा कुछ समझ जाएगा। सूरदास तो बुंद, समुद्र, खंजन, नयन, अमृत और विष। ठीक है, तो खंजन नयन की बातचीत हो रही है और सूरदास की आंखों के बारे में आप जानते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो खंजन नयन।
जिसे संसार दुख कहता है वह कवि, एक मिनट, वही कवि के लिए सुख है। धन, ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां हैं। चाहे संसार को कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। कितना मजेदार चीज है। कवि के लिए जो है धन, ऐश्वर्य, रूप, बल, बुद्धि कुछ नहीं चाहिए कवि को। ठीक है, तो ये जो है कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले गोदान उपन्यास में मेहता जी। मेहता जी और मालती जी की जोड़ी है। ठीक है, एक तरह से इस कैरेक्टर मतलब इन दोनों की बातचीत देखेंगे। लिव इन, हमको लगता है हिंदी साहित्य में पहला प्रयोग जो है लिव इन का जो है इन्होंने ही किया था। मालती और मेहता एक तरह से लिव इन में ही रहते थे। ठीक है, तो मेहता जी फिलोसफर थे। एक तरह मालती भी फिलोसफर थी। हाँ, मालती नहीं, मालती डॉक्टर है। ठीक है, मेहता जी फिलोसफर है। ठीक है, तो ये जो मेहता जी ही इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं फिलोसफी वाला, तो मेहता जी आंसर हो जाएगा। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये जो है आप जब स्कंदगुप्त नाटक पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि ये है देवसेना। वहाँ नेट के सिलेबस में धूपसामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सब लगा हुआ है, तो नेट वाले तो सब पढ़ते हैं। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? तो लघु मानव की महत्ता को प्रतिपादित करने वाले विजय देवनारायण शाही। ये बताइए आपका किस सप्तक में है? सेकंड में है या फर्स्ट में है या थर्ड में? देखते हैं, बताते हैं कि नहीं आप। ओके, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, सब ललित निबंधकार हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे पहला नाम है। और इनका एक अशोक का फूल संग्रह है, अशोक का। ठीक है, इसमें बहुत सारे निबंध है। एक अशोक का फूल नाम से ही निबंध है। एक जो है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही सबसे अंतिम निबंध ही है साहित्य का लक्ष्य। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य किनका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हाँ, अब जो है 101 से 105 तक का जो है गद्यांश है। मैं इसके बाद यदि गद्यांश से डायरेक्ट संबंधित होगा प्रश्न तो मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, एक तो ऑप्शन 102 में देखिए, अव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अव्यक्ति का अर्थ तो ये जानना है, प्रकट करना, ये इसका डिस्कशन नहीं करना ठीक नहीं है। प्रकट को गुप्त कहते हैं, उल्टा जो है। नदी का पर्यायवाची तरंगिनी, इला, तटनी, तो इला हो जाएगा क्योंकि तरंगिनी और तटनी तो है। गद्यांश का आशय ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि गद्यांश से डायरेक्ट संबंधित हो गया, आप इसको कर लेंगे। गुणवाचक विशेषण नहीं है, पतला, चौगुना और घना। इसमें से क्या हो सकता है? ये आराम से आप देख सकते हैं। पतला क्या गुण है, घना गुण है, लेकिन चौगुना जो है ये मात्रा को दर्शा रहा है, तो गुण चौगुना हो जाएगा। एक आंख से देखना, अंधा होना तो नहीं है। कम दिखाई देना, बारीक देखना, ऐसा कुछ नहीं है। एक आंख से देखना किसी को के लिए यूज करते हैं, तो अपने सभी बेटों को एक आंख से, या बेटी और बेटी को एक आंख से देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बराबर मानना हो जाएगा। दीर्घ संधि नहीं है, तो देखो महोत्सव में दीर्घ संधि नहीं, क्योंकि ये जो महा जो उत्सव में मिलकर बना है, तो यहाँ आ और उ मिलकर ओ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ गुण संधि है ना कि दीर्घ संधि, तो आंसर हो जाएगा बी। मैंने रमेश को मारा। ठीक है, ये किचित मतलब कह रहा है कि वाक्य में भूतकाल से का कौन सा भेद है? तो पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, क्योंकि काम पूरा हो चुका है। मनोज पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में वाच्य कौन है? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है? क्योंकि मनोज इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो कर्ता के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसलिए वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ओके, द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो जहां भी हाइफन लगा रहे समझ जाना है। द्वंद्व समास शुद्ध वर्तनी कौन है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पैतृक लिखा हुआ है शुद्ध, क्योंकि सारा श्राप नहीं होता है, साफ होता है। और साम्राज्य होता है, साम्राज्य। ठीक है, जब से ये पेन लिया हूं तब से सही लिखा रहा, लाल वाले धोखा दे रहा था। शट मंगनी पट बिया, तेजस्वी यादव जी बोले थे वहीं से प्रश्न तो नहीं बना दिया। चट मंगनी पट बिया, शीघ्र विवाह होना, जो बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी को फॉलो कर रहे हैं उस संबंध में। हाँ, चट फॉर्म भरा, चट परीक्षा, चट ज्वाइनिंग, ये चीज़ हो गई। शीघ्र विवाह होना,
अड़चन दूर होना, तत्कालकारी होना, तत्कालकारी हो गया। अनिल और अनल और अनिल श्रुति सम भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ है। तो अनिल मतलब क्या होता है, अनल मतलब क्या होता है, अनल मतलब आग होता है, और अनल मतलब वायु होता है। ये सही हो जाएगा। वागजाल का संधि विच्छेद वाक् जाल हो जाएगा। अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, जो कुलीन है, कुलीन कुल जो इन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो तो नहीं लगा होगा, इसीलिए कुलीन हो जाएगा। मैं इसको फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट, मतलब व्याकरण के प्रश्न बहुत आसान है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ प्रातः काल के समय, तो प्रातः कालीन टाइम को बताता है, तो के समय लिखने की जरूरत नहीं है। अशुद्ध वाक्य की बातचीत हो रही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, तो लोगों ने कहा कि जब मृत्यु तो मर गई, मतलब आदमी तो मर गया, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर आ रहा है, तो देखिए ये ऑप्शन में देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेत सूख गया या फसल सूख गया तो वर्षा होने का फायदा क्या। द्विगु समास का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो द्विगु जहाँ जो है नंबर यूज हो जाता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो ये चौराहा देखिए, चौराहा तो 4 का प्रयोग हो रहा है ना, इसलिए यहाँ द्विगु समास। अंतिम प्रश्न जो है, किस वाक्य में परिणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो किस जात में परिणार्थ, मतलब जो है कर्ता जो होता है ना, जब डायरेक्ट काम नहीं कर रहा होता, कोई उसे करवा रहा होता है, तब वहाँ परिणार्थक क्रिया माना जाता है। तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, तो अब तो व्हाट्सएप करवाएंगे, पिता पत्र लिखवाएंगे नहीं। तो इस तरह से हमने जो है 40 से 120 लगभग 80 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस किया, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने डिटेल में इस चीज़ को देखा। तो आप चाहते हैं कि अगली बार से भी हम इस तरह की वीडियो लाते रहें, तो इस वीडियो को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहें। ओके, शुक्रिया।